और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो एशियन टीम नीदरलैंड्स है उनके सारे मैच प्रीव्यू आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे और लेकर हाजिर हैं। सबसे पहला मैच प्रीव्यू जो है नीदरलैंड्स के मैच का वो है पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, जी हाँ, जो कल होना है 2 बजे। इसकी जो टाइमिंग्स है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2 बजे ये मैच होना है। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड ये पहले भी हम देख चुके हैं। अगर हम देखें ओडीआई सुपर लीग में जहाँ पर 3 मैचेस जो हैं पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के बीच में हुए थे, वहाँ पर डेफिनेटली नीदरलैंड्स उन मैचेस को हारा था, लेकिन बहुत क्लोज जरूर पहुँचा था एक मैच में पाकिस्तान को हराने में। लेकिन ओवरऑल सीरीज जो है वो पाकिस्तान के नाम ही रही थी। और एक बार फिर यहाँ पर उसी फॉर्मेट में हम G20 की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा इस फॉर्मेट में अब वापस से ये दोनों भिड़ने वाले हैं एक बड़े मेगा इवेंट पे जहाँ पर है ICC वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। तो मैच ये हैदराबाद में होना है। किस किस तरीके की सिचुएशंस है, वेदर क्या कुछ है, क्या कुछ इंप्लीमेंटेशन रहनी चाहिए दोनों टीम्स की तरफ से, और प्लेइंग इलेवन दोनों की हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पेसर्स या स्पिनर्स किन का रोल ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा इस रोल पर, क्या ये बैटिंग हाई स्कोरिंग गेम रहेगा, क्या कुछ रहेगा, ये सारी डिस्कशन इसमें हम करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह सबसे पहले प्लेइंग 11 से, और शुरुआत करेंगे हम नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11 से। बिल्कुल, अगर हम बात करें नीदरलैंड्स की तो स्कॉट एडवर्ड तो ऑब्वियसली कप्तान है। उसके बाद देखिए मैक्स ओडाउड, विक्रमजीत सिंह, वेस्ले बैरेसी, कॉलिन एक्करमैन, उसके बाद हम यहाँ देखिए बेस्डी लीड, तेजा निदामनरू, साकिब जुल्फिकर और लोगान वैन बीक, पॉल वैन मीकरन और रॉल्फ वैंडर मरवे। तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा है कि अगर स्कॉट एडवर्ड स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे तो आर्यन दत्त को यहाँ पर ले लेंगे, साकिब जुल्फिकर को बाहर बिठा सकते हैं, और अगर उन्हें बैटिंग के साथ थोड़ा जाना है कि बैटिंग डीप रखनी है नीचे तक, तो फिर वो साकिब जुल्फिकर को लेकर एक स्पिन भी ले लेंगे, क्योंकि साकिब जुल्फिकर लेग ब्रेक है, उन्हें आती भी है, तो वो करा लेंगे। वो अब स्कॉट एडवर्ड के ऊपर है कि वो बैटिंग के साथ जाएंगे या फिर प्रॉपर स्पिनर के साथ जाए। बिल्कुल। तो यार आपको क्या लगता है, अगर आपको यहाँ पिक करना हो साकिब जुल्फिकर या आर्यन दत्त में से एक, तो आप किसको लेना चाहेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ज़रूर आर्यन दत्त को लेना चाहूँगा। कहीं ना कहीं स्पिनर एक बहुत प्रॉपर हो, बेहतर होगा। आप अलग कंडीशन में आए हैं, अलग जगह आए हैं, तो ऑब्वियसली एक स्पिनर के साथ जाएं तो एक और बेहतर ओवर्स भी निकल आएंगे। और बैटिंग के लिए तो आपकी खैर काफ़ी लंबी चौड़ी बैटिंग है, इसमें दिक्कत नहीं है। उसमें भी अगर आप ऐड ऑन करेंगे, इसका मतलब आपको अपने बल्लेबाजों पर इतना भरोसा है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है। उसके बाद अगर चलें दूसरी तरफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के आए, तो वहाँ पर क्या आपको बहुत ही क्लियर एंड सॉर्ट आउट प्लेइंग 11 नजर आती है? अगर है तो वो क्या है, पहले मैच में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लेइंग 11 पाकिस्तान की? बिल्कुल, अगर हम देखें वहाँ पर बाबर आजम तो खैर है ही कप्तान, उसके बाद इमाम उल हक, फ़खर जमा अभी आएंगे थोड़ी देर में, फ़खर जमा, उसके बाद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, साउथ शकील को यहाँ पर मौका मिलेगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है, वार्म अप पे भी और एक सीरीज़ में भी काफ़ी बेटर किया था। शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, उसके बाद आगा सलमान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ और ओसामा मीर जो स्पिनर हैं उनको यहाँ ज़रूर मौका मिलेगा, क्योंकि जिस तरह हमने देखा स्पिनर एकदम ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, तो उनको ऐड ऑन यहाँ करेंगे। हसन अली को यहाँ बाहर बैठना पड़ेगा ज़रूर अभी फ़िलहाल के लिए, और फ़खर जमा को यहाँ पर देखना होगा क्योंकि डेलीगेट को यही लगता है कि यही प्रोबेबल 11 उतरेगी। पर बाबर आजम की क्या सोच है, कहीं वो अब्दुल्ला शफीक को ना मौका दे दे ये ओपनिंग में फ़खर जमा की जगह, बस यही देखना होगा। लेकिन डेली क्रिकेट श्योर है यही टीम उतरने वाली। बिल्कुल, क्योंकि फ़खर जमा को जब उन्होंने वर्ल्ड कप स्क्वाड में इंक्लूड किया है इतने रिसेंटली खराब फॉर्म के बावजूद भी, डेफिनेटली वो शायद शुरू के 2-3 मैचेस के लिए मिनिमम उनके साथ ही जाएंगे, जब तक उनकी परफॉर्मेंस अगर खराब 2-3 मैचेस में खराब आती है तो शायद हमें चेंज देखने को मिले। बाकी एट द एंड देखना होगा, बस यहीं पर थोड़ा सा डाउट जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इमाम फ़खर ही ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। अब उसके बाद जरा सा आयन ग्राउंड्स के बारे में अगर जानना चाहें, यहाँ पर टॉस जीतकर अगर हम टॉस जीतते हैं तो सबसे पहले क्या करना बेहतर रहेगा? यहाँ पर क्या रहा है रिसेंटली? अगर हम देखें रिसेंटली 5 मैचों को चलिए उठा लेते हैं हम, तो यहाँ पर चेज़ करना ज़्यादा आसान रहा है या डिफेंड करना? नहीं, ज़रूर देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर आप डिफेंड के लिए जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप एक बड़ा अच्छा स्कोर लगा पाएँ, बहुत बेहतरीन। लास्ट के 5 मैचेस में भी अगर हम देखें तो 3 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 2 मैचेस चेस करने वाली टीम जीती है। तो यहाँ पर आप उसके साथ जाएं जो पिच का मिजाज है, तो बेहतर होगा कि आप टॉस जीते हैं और पहले आपने बल्लेबाजी ली, और वो हमें दिखेगा भी जब मैच शुरू होगा कल। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग मिला। 2 बार चेस करने वाली टीम भी जरूर जीती है यहाँ पर, और 3 बार बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। लास्ट 5 गेम्स की हम यहाँ बात करें, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना कोई गलत सौदा यहाँ पर नहीं होगा, एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप टॉस हार भी गए तो भी आप मैच में ऑन है। बिल्कुल, ये यूएई के ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पर आप एक बार टॉस हारे तो मैच खत्म, लेकिन 2 बार चेस करने वाली टीम भी जीती है, तो आप टॉस हारे हैं तो आपको भी अपना परफॉर्मेंस बेहतर देना होगा। लेकिन एक एडवांटेज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली टीम जरूर जाएगा, अनलेस बहुत ही
ही खराब आपने खेला हो तो बात बस, है। हाँ, वो अलग। उसके बाद अगर यहाँ देखें एंड एवरेज टोटल इस ग्राउंड का क्या रहा है, अगर हम देखें ओवरऑल हमेशा से इस ग्राउंड का एवरेज टोटल की जितना हमें सुनने को मिला है, देखने को मिला है कि इस ग्राउंड पे काफ़ी रन बनते हैं। बिल्कुल, अभी देखिए वार्म अप भी यहाँ पर हुआ तो वहाँ पर भी रन्स बने हैं काफ़ी अच्छे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो वार्म अप हुआ था। तो उसके बाद देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एवरेज स्कोर कहीं ना कहीं यहाँ बनता है 260 से 290 के बीच में। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग विकेट है ये, बेहतरीन है। और उसके बाद देखिए अभी हाईएस्ट स्कोर जो यहाँ है वो 350 का है। 300 के पार भी ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है यहाँ पर ओडीआई के, अगर हम देखें शायद 12 या 13 सिर्फ मैचेस यहाँ पर हुए हैं अब तक, उसमें भी 6 से 7 मरतबा 300 से ऊपर टीमें पहुंची हैं। तो बहुत बेहतरीन विकेट है। 260 के अराउंड आप यहाँ पर देखेंगे एवरेज स्कोर। जी हाँ, वो ऑन मिनिमम नोट 260 के आसपास होना चाहिए, यानी एवरेज स्कोर जाएगा वो 260 से 290 तक हाँ, कहीं ना कहीं बैठता हुआ हमें देख मिलता है, क्योंकि अब तक तो मिजाज यही रहा है अगर हम हैदराबाद की बात करें यहाँ पर। उसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर आ जाता है कि की प्लेयर्स की बात करें अगर, तो इस बार हम सिर्फ उन स्पेसिफिक प्लेयर्स को पॉइंट आउट करना चाहेंगे जिनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उनकी टीम को यहाँ पर जीत दर्ज करनी है। नीदरलैंड्स के वो 3 प्लेयर आप कौन सा पिक करें? ज़रूर स्कॉट एडवर्ड्स है एक, तो ऑब्वियसली बैटिंग में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, विकेट कीपिंग में भी शार्प रहना होगा, कौन सी बॉल कब टर्न हो जाए ज़्यादा इसका ध्यान रखना होगा। कीपर तो बहुत शानदार है और फिर स्वीप रिवर्स स्वीप में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्पिन को टैकल तो नहीं करना है, बिल्कुल करना है। और विकेट्स भी काफ़ी हमें यहाँ पर अगर जमी नहीं जोड़ी तो काफ़ी यहाँ विकेट्स गिरते हुए जल्दी नज़र आएंगे हमें। नीदरलैंड्स की होप तो नहीं कर रहे, ऐसा ना हो, प्लेयर अच्छा खेले, लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स को बैटिंग लाइनअप संभालनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा इस टूर्नामेंट पे। वहीं पर बेस्डी लीड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंडर की जो एक रोल प्ले करेंगे, यहाँ से 6-7 ओवर डालेंगे या 10 ओवर डालेंगे, वहाँ पर उनको विकेट भी निकालने हैं, रन्स भी कम कंसीड करना है, वहीं पर उन्हें रन्स भी बनाने हैं क्योंकि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाएगी उन पर कि वो पार्टनरशिप बिल्डअप करें, फिर विकेट्स ब्रेक थ्रो भी दिलाने का काम करें। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा उनका। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो मैच में नीदरलैंड के लिए बहुत गलत असर जाएगा, उनके लिए जीत बड़ी मुश्किल सी हो जाएगी। वहीं स्पिनर एक है रॉल्फ वेंडर मर्वे, जिनका एक्सपीरियंस अपार है, इन कंडीशनों में वो काफ़ी खेले हैं, 2011 का वर्ल्ड कप भी वो खेल चुके हैं, तो उन्हें मालूम है किस तरीके से यहाँ पर जो उनके साथी होंगे स्पिनर विकेट टेकिंग डिलीवरीज चाहिए मिड फेस में, तभी यहाँ पर कुछ बात बन सकती है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं नीदरलैंड्स के लिए इन 3 गेम्स में। माफ कीजिएगा, इस पहले गेम में स्कॉट एडवर्ड्स, अगर हम देखें बेस्डी लीड और रॉल्फ वेंडर मर्वे, तो ये 3 अपने अपने जोन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर ये तीनों में से 2 जनों ने कम से कम मिस आउट किया इस गेम में तो डेफिनेटली नीदरलैंड्स स्ट्रगल करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके 3 की प्लेयर्स आप कौन से कहेंगे? एक प्लेयर तो बहुत ही ऑब्वियस है, और बाकी 2 प्लेयर्स, और खैर एक प्लेयर का नाम भी बताइए, और बाकी 3 प्लेयर्स कौन कौन से? बिल्कुल, जो पिछले कुछ सालों से इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। देखें तो बाबर आजम एक है, ऑब्वियसली काफ़ी रन्स करते हैं, उन पर तो हमेशा ही रहता है चाहे कोई भी फॉर्मेट आए। मोहम्मद रिजवान है, वो भी सेम एज कोई भी फॉर्मेट आए, खासकर ओडीआई और T20 आए तो और ज़्यादा उन पर प्रेशर बढ़ जाता है। रन्स करें, विकेट कीपिंग भी करें और बेहतरीन नीचे तो नहीं, चौथे नंबर पर आते हैं, तो उस वक्त भी काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी चाहिए, पार्टनरशिप लगानी है। वहीं बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, नई बॉल से अगर विकेट नहीं मिला तो काफ़ी दिक्कत है, इसीलिए शाहीन को नई बॉल से विकेट निकालना ही बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अगर उन्हें 2 विकेट नहीं मिले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर पार्टनरशिप अच्छी चली जाएगी और स्कोर भी नीदरलैंड अच्छा मारने में कामयाब रहेगी अगर शाहीन नई बॉल से विकेट नहीं निकाल पाए तो। क्योंकि स्पिनर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहेंगे बिलो एवरेज है। अगर हम देखें पाकिस्तान के, कोई इसमें हैरानी नहीं है कि नीदरलैंड उन्हें आसानी से खेलना चाहिए बजाय ज़्यादा हैक्टिक हो। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि पाकिस्तान के स्पिनर्स की अगर हम बात करें, पेसर्स की हम लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन जो मिड फेस है जहाँ पर स्पिनर्स को बॉलिंग कराने हैं, अगर हम मिनिमम 20 ओवर पकड़ के चले, शादाब खान और उसामा मीर के मिनिमम कह रहा हूँ मैं, 20 ओवर अभी आप पकड़ के चले, 20 ओवर स्पिन में, वहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा टाइट रहने की जरूरत है, क्योंकि विकेट जो है वो प्लेयर्स जो स्पिनर्स है उतने इफेक्टिव उनके रहते हैं, उनकी बॉलिंग जो है वो विकेट टेकिंग डिलीवरी इतनी रहती नहीं है जिसकी वजह से सामने टीम को दिक्कत हो। और डेफिनेटली डेली क्रिकेट पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट होगा अगर नीदरलैंड्स पाकिस्तान के स्पिनर्स को ठीक से खेलने में ज़्यादा दिक्कत होगी। इसमें कोई दौराय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप में हमने देखा, और इस पूरे अगर आप टूर्नामेंट में देखेंगे 10 टीमों का,
नो डीमो का, नीदरलैंड्स तो खुद खेलेगी नो डीमो का, तो डेफिनेटली आप लीस्ट स्टैंडिंग पे ही पाएंगे पाकिस्तान के स्पिनर्स। अगर लीस्ट में कोई 2-3 टीमें हो तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान होगी स्पिन डिपार्टमेंट में। बिल्कुल सही, वहां पर उनका जो हाथ है वो बहुत ज्यादा खाली रहता है, तो उनके स्पिनर्स के खिलाफ आप थोड़े से प्लान्स कर आराम से उनके स्पिनर्स के खिलाफ रन भी निकाल सकते हैं, और ज्यादा विकेट ना खोकर भी मुश्किल से 1 आध विकेट खोया और अपने अच्छे खासे रन जोड़ लिए। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर नीदरलैंड्स उनके स्पिनर्स को विकेट देकर आए, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ना ही इतने इफेक्टिव स्पिनर्स हैं कि अनप्लेबल डिलीवरीज डाल दे, रिकॉर्ड उठाकर देखिए, बहुत सारे रिकॉर्ड उठाकर देखिए पाकिस्तान के स्पिनर्स वर्सेस उनके पेसर्स का, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस नहीं, बहुत डिस्टेंस नजर आएगा। तो ये एक चीज है। वहीं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें हैं तो उनको क्या करना होगा, क्योंकि स्पिनर्स इतने विकेट टेकिंग डिलीवरीज रख नहीं पा रहे, तो उनके लिए आप क्या रोल अप्लाई करेंगे? नहीं देखिए, कैसे वो रन्स कम से कम रोकें? पाकिस्तान के लिए तो ये टूर्नामेंट की बात है, अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर टूर्नामेंट पे मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए सर्वाइव कर पाना। शायद अजीब लगेगा लोगों को सुनने में, ये एशिया कप में हमने देख लिया है, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, अगर क्योंकि 3 बॉलर थे, अब तो नसीम शाह भी नहीं है, वो भी चोटिल हो गए हैं, तो हारिस और शाहीन पे ही सारी बात आ गई है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। और अगर नहीं होता है, स्पिनर इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो फिर वार्म अप में भी हमें कुछ खासा देखने को मिला नहीं स्पिनर का ज़्यादातर। इसलिए अब देखिए वार्म अप मैच में भी क्या असर हुआ है उस चीज़ का, स्पिनर अगर इफेक्टिव नहीं हुए हैं तो। वहीं पर स्पिनर इफेक्टिव नहीं होंगे तो सामने वाली टीम ऑब्वियसली है आप पे चढ़ जाएगी। ये ओडीआई है, 20 ओवर अब मान के चलिए, 20 ओवर में इस बॉलिंग के खिलाफ 120 बॉलें बनती हैं, तो 150 रन ओडीआई के हिसाब से मिनिमम कह रहा हूँ, 150 रन भी आराम से जोड़ सकते हैं। और विकेट कितने निकाल पाएंगे ये? 2 या मुश्किल से 1 विकेट या मुश्किल से 2 विकेट, इतनी ज़्यादा बिलो एवरेज बॉलिंग है। इस बॉलिंग के साथ, स्पिन डिपार्टमेंट के साथ बहुत मुश्किल। फिर पेसर को आना है, फिर लगाना है, डेथ ओवर के लिए पेसर के ओवर नहीं बचते हैं, बाबर आजम अपना सर खुजाते हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत है। नीदरलैंड्स बहुत अच्छा मौका है, स्पिनर को आप बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको पहले सामना करना होगा पाकिस्तान के पेसर्स पे। अब पेसर पे आते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए आपको सामना करना होगा शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से पहले। उन दोनों से आपको पहले बचने की जरूरत है। और यहाँ आप बात करें अगर हम इस ग्राउंड की, तो यहाँ पर पेसर्स और स्पिनर्स का क्या रोल रहा है, अब तक कितने विकेट्स और क्या इफेक्टिव है? नहीं जरूर, पेसर्स की तो फ्रेंडली रही है विकेट, ऐसा नहीं है। पेसर्स को थोड़ा सा काफ़ी बेनिफिट देती है ये शुरुआत में भी, बीच के फेस में भी। जी हाँ, बीच में भी काफ़ी अच्छा रिएक्ट करती है ये पिच पेसर्स के लिए। बाउंस अच्छा है यहाँ पर, अच्छा कैरी होता है, शुरुआत में भी सीम स्विंग मिलती है यहाँ पर पेसर्स को। स्पिनर्स थोड़ा सा अगर बेहतर लाइन के साथ डालेंगे, लेंथ पकड़ कर डालेंगे, तो फिर उन्हें यहाँ विकेट्स मिलने की उम्मीद है। अगर आप सोचेंगे कि शायद इंडिया है, एक एक हाथ घूमेगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो टेस्ट में घुमा दिया जाता है। जी हाँ, वो अराउंड चेंज कर दी जाती है, लेकिन ये आईसीसी इवेंट्स है तो इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि पिच को थोड़ा छेड़ा ना जाए, थोड़ा कम छेड़ा जाए। तो इसलिए यहाँ पर आपको लेंथ पर अपने काम करना होगा स्पिनर्स को। और पेसर्स के लिए काफ़ी अच्छी पिचेस हैं, बेहतरीन। अब आप अगर प्लान से, लाइन और लेंथ से बॉलिंग कराएंगे, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा नीदरलैंड्स के लिए कि वो पाकिस्तान के पेसर्स को खेल सकें। बिल्कुल, तो क्लियर है कि स्पिनर्स तक तो आप तब पहुंचेंगे जब आप शाहीन और हारिस को कहीं ना कहीं पार कर पाएंगे। और अगर आपने इनको पार कर दिया, जो कि बहुत इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास 20-22 ओवर मिलेंगे जहां पर स्पिनर्स के खिलाफ आप अच्छे खासे रन कर सकते हैं। लेकिन सर्वाइव आपको करना होगा। आप इतने बड़े इवेंट पर आए हैं तो ये तो एक्सक्यूज नहीं बन सकता कि सामने कौन बॉलर है। डेफिनेटली आप जब यहाँ तक आए हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ें टैकल करनी होंगी, और उम्मीद है कि नीदरलैंड्स शाहीन और हारिस को टैकल करने में कामयाब रहेगा, जो कि बहुत बिल्कुल भी आसान रहने वाला है नहीं। तो खैर ये बात हो गई। एंड नीदरलैंड्स के पेसर्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितने इफेक्टिव वो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि उनके पेसर्स वहाँ पर भी बात यही है। नीदरलैंड्स भी हम देखें, रियाल्ड ऑफ मरवे, हाँ एक जरूर है उनके पास, एक क्वालिटी स्पिनर है, वो हमने देखा अभी वार्म अप में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक क्वालिटी उनके पास स्पिनर जरूर है जो बहुत इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर हम पेसर्स की बात करें, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, उनके पेसर्स की क्वालिटी के बारे में आप क्या? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो काउंटी भी खेलते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको देना होगा कि हम उम्मीद करेंगे कि एरर्स हमें कम देखने को मिले, ज़्यादा बैड बॉल्स हमें कम देखने को मिले, इसकी उम्मीद हम यहाँ ज़रूर करेंगे। आप उनको मौका दीजिए कि वो रन निकालें, ना कि आप रन फ्रीली दें स्लॉट एरियाज में या शॉर्ट बॉल डाल बहुत ज़्यादा विकेट्स दे दी बॉल। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर आप खुद मौके बनाएंगे विकेट्स के, तो ये हमें देखने को ज़्यादा मिले कि हाँ विकेट्स के मौके काफ़ी निकल रहे हैं, तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि पुअर लाइन पुअर लेंथ पर एक्स्ट्रा ज़्यादा दिए जा रहे हैं। लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। नीदरलैंड से उम्मीद है कि एक बेटर बॉलिंग का शोकेस ज़रूर होगा, क्योंकि सब लड़के जो है वो काउंटी खेलते हैं, तो इतनी बैड बॉलिंग का हमें उम्मीद नहीं है।
कि इस तरीके की ख़राब बॉलिंग हमें देखने को मिले पेसर से, इसकी उम्मीद हम थोड़ी कम रखते हैं। ज़रूर है शायद टीम 300 पहुंच जाए पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन वो उनके गेम के बदौलत पहुंचे तो ज़्यादा खुशी होगी, बजाय ये कि कैच छूट रही है, फील्डिंग छूट रही है या बॉलिंग बहुत खराब हो रही है। स्लॉट वो हम अंधे तो है नहीं, जो देख रहे हैं मैच वो भी देखेंगे कि आप बॉलिंग करा कैसी रहे हैं। तो प्लीज़ इससे बचने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि शायद नीदरलैंड कोशिश ज़रूर करेगा ख़राब बॉलों से बचने की। बिल्कुल यार, यहाँ पर एक चीज़ हमने बात की कि रियल वैंडर मर्वे जो है वो एक अच्छे स्पिनर इनके पास ज़रूर है, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी स्पिनर है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस नीदरलैंड के पास है वहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक कमज़ोरी ज़रूर देख रहे हैं, और वो चीज़ पाकिस्तान भी टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है कि उनके जो प्राइम पेसर्स हैं वो हटे, मर्वे हटे, उसके अलावा कम से कम 10-15 ओवर मिलेंगे, उसे वो भी टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीदरलैंड ही इनके स्पिनर्स के बारे में सोचेगा, वो भी उन 10-15 ओवर्स के खिलाफ अटैक करने के बारे में सोच जरूर सकते हैं। नहीं देखिए, बॉलिंग तो पूरी पाकिस्तान जो आएगी वो ऑब्वियसली है कि क्वालिटी टीम है, क्वालिटी बैट्समैन है, उनके बेहतरीन बैट्समैन है, तो रोक पाना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हम देख, मुश्किल काम ज़रूर है कि आप उन पर लगाम लगा के रखें, पूरा फुल स्टॉप लगा के रखें, इतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये ज़रूर है। पर पाकिस्तान भी ज़रूर काम करके आएगा। लेकिन स्पिनर्स का, जैसे कि हमने शायद बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था, बहुत पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले बनाया था, कि वो डे पे निर्भर करेगा कि रॉयल वैंडर मर्वे को हटाकर जो अलग स्पिनर है और स्पिनर है वो डे पे निर्भर करेगा। ओके आज मेरा दिन था, देखो मैंने 4 विकेट ले लिया, लेकिन अगले ही मैच में हमें उनकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव जाते हुए 2 ओवर में 40 रन, पर टूर्नामेंट पे रन कैसा होगा ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप पहली बार आए हैं, पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है इतने बड़े इवेंट में आके डायरेक्ट इतने बड़ी बड़ी टीमों से के सामने इकोनॉमिकल चले जाना, गलतियां ना करना, ये बहुत मुश्किल सा लगता है। क्योंकि हमने तो ज़्यादातर इतना देखा नहीं है जितना आईसीसी इवेंट में कोई बड़ी बड़ी टीमें गई हों, पर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन टूर्नामेंट में पूरा अगर आप उम्मीद करेंगे कि अरे साकिब चल जाए, आर्यन चल जाए पूरे टूर्नामेंट में, तो ये मुश्किल सा लगता है। रॉयल वैंडर मर्वे को पूरा जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, वही जैसा हमने कहा कि एक स्पेसिफिक डे पे एक दिन में शायद आपको हो जाए कि साकिब या फिर आर्यन जो है कोई 4 विकेट या 5 विकेट लेकर गए, क्या इकोनॉमिकल डाला हो, वो एक मैच की बात है। लेकिन क्योंकि आप एक मैच से सेमीफाइनल नहीं पहुंचेंगे, आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अपनी टीम में ज़्यादा चाहिए, मिनिमम 5-6 मैचेस तक, सिंगल राउंड रॉबिन, ये चीज़ें गौर करने वाली बात है। तो ये, लेकिन उम्मीद है पूरी बरकरार रहेगी वैंडर मर्वे से, क्योंकि उन्हें उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, और उन्हें एक झलक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप में दिखाई भी थी। तो ये पूरा हाल है इस मैच से रिलेटेड, ये डिस्कशंस थी इस मैच से रिलेटेड। अगर हम एट द एंड विनिंग परसेंटेज की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर नीदरलैंड एश्योर्ड जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रैक्टिकल ना हो। डेफिनेटली 60% चांसेस यहाँ पाकिस्तान के होंगे इस मैच को जीतने के, और 40% नीदरलैंड को यहाँ जरूर देना चाहेंगे। अपर हैंड पाकिस्तान को जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि नीदरलैंड इस प्रेडिक्शन को कहीं ना कहीं गलत साबित करे और यहाँ पर अपनी जीत जो वर्ल्ड कप की शुरुआत है वो जीत के साथ करे। लेकिन अपर हैंड डेफिनेटली पाकिस्तान जरूर जाएगा। शाइन और हारिस को अगर वो निकाल पाए तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे रन हैं, बहुत सारे रन। अगर आप शाइन हारिस के स्पेल निकाल दिए, आपके सिर्फ 2 या 3, मैं कहूँगा 3 भी विकेट गिरे, विकेट गिरे, और शाइन और हारिस के पहले स्पेल सब खत्म हो गए, डेफिनेटली आप काफी रन बना सकते हैं उनके बाकी बॉलर्स के खिलाफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट मैच एनालिसिस और सारी आईसीसी वर्ल्ड कप की अपडेट्स और एनालिसिस लगातार जारी है। रियल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय।